हेलो एवरीवन, राम राम सभी लोगों को। एमसीक्यू चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी हम भारत का ज्योग्राफी के एमसीक्यू कर रहे हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर्स के मैक्सिमम क्वेश्चन हम अटेंड कर रहे हैं अभी। तो इससे पहले मैंने पर्वत चोटियाँ और काफ़ी सारे भारत के एमसीक्यू करा दिए हैं भारत ज्योग्राफी के। आज हम करेंगे एमसीक्यू जिसमें घाटियाँ, भारत में जितनी घाटियाँ हैं वो आएंगी, भारत के दर्रे आएंगे सारे। उसके बाद से ग्लेशियर सारे आएंगे। आज हम एमसीक्यू ग्लेशियर, घाटियाँ, ये सबको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले मैंने घटना चक्र के घटना चक्र साइंस और हिस्ट्री के काफ़ी वीडियोज़ करवाए हैं, जिसको आप जाके ज़रूर देखें। और आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला है कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है वे कौन से हैं? कुल्लू घाटी, तो ये हैं धौलाधर और पीर पंजाल। कहाँ है कुल्लू घाटी? ये हिमाचल में। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य अवस्थित है। तो एक बार उसको रिवीजन करते हैं। ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और फिर आता है धौलाधर। ठीक, तो यही सीक्वेंस है उत्तर से दक्षिण की ओर। ये K2 है, ये गॉडविन ऑस्टिन है इसकी सर्वोच्च चोटी। कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन। ये लद्दाख है, ये जास्कर है। लद्दाख जास्कर के बीच से सिंधु नदी बहती है। नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। नेलांग घाटी उत्तराखंड में स्थित है। दूसरे का डी हो जाएगा। तीसरा मरखा घाटी और जुकू घाटी, सांगला घाटी, यूथांग घाटी, इसको मैच करना है कहाँ कहाँ पर है। तो ए का 3 हो जाएगा। मरखा घाटी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। उसके बाद से जुकू घाटी कहाँ है? नागालैंड में। संगाल घाटी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। और यूथांग घाटी कहाँ है? सिक्किम में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मरखा घाटी लद्दाख जम्मू कश्मीर की प्रसिद्ध घाटी है। 31 अक्टूबर 2019 से मरखा घाटी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। जब से लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग किया गया तब से ये लद्दाख में चला गया। लेकिन उससे पहले क्वेश्चन है ये। जुकू घाटी समुद्र तल से 2438 मीटर की ऊंचाई पर भारत के पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में है। जुकू घाटी। सांगला घाटी ये हिमाचल प्रदेश में है, बसपा नदी के किनारे। यूथांग घाटी ये गंगटोक सिक्किम के लगभग 149 किलोमीटर की दूरी पर है, सिक्किम में है। अगला है चौथा मौन घाटी है, साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन नल्ला मलाई श्रेणी में है। नल्ला मल्ला में मौन घाटी साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन के निकट पत्थरकड्डूवाबू जल विद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव है। कुंती नदी मौन घाटी साइलेंट वैली की वर्षा प्रचुर वनों से उद्भूत होती है। तो जब भी नल्ला मल्ला आएगा, नल्ला मल्ला, तो ये आंध्र प्रदेश में है। और साइलेंट वैली कहाँ है? ये केरल में है। ये केरल में है और ये आंध्र प्रदेश में है। तो पहला स्टेटमेंट काट देते हैं, पहला कट गया, ये भी कट जाएगा। और तीसरा सही है इसका, तो दूसरा और तीसरा आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। शांत घाटी राष्ट्रीय वन केरल के पलक्कड़ पालाघाट जिले में स्थित है। यह पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है, न कि नल्ला मल्ला में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये जल विद्युत परियोजना यहीं पर है। भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? केरल में। पांचवें का बी हो जाएगा। दर्रे। छठा है दर्रे में पहला क्वेश्चन है, पहले ये देख लेते हैं। दर्रे का एक नज़र मार लेते हैं। खारदुंगला, काराकोरम, जोजिला या चांगला, ये सभी लद्दाख में है। पीर पंजाल बनिहाल जम्मू कश्मीर में है। सिपकिला, रोहतांग, बारालाचा, यांगची, दीवान, भावा, पारंगला, मनीरंग, ये सभी हिमाचल प्रदेश में है। मुलिंगला, मानाला, लिपुलेख, कुंगरी, भिंगरी, नामा, रलाम और सिरला, ये सभी उत्तराखंड में दर्रे हैं। दर्रे क्या होते थे? दर्रे जो पहाड़ में क्या होता है ना, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, उनके बीच से कहीं कहीं पर एक रास्ता बना होता है क्रॉस करने को, उसी को दर्रे कहा जाता है। अलग अलग दर्रे हैं ये सब, जैसे सेला, बामडीला, यांगपू, दीफू, ये सभी अरुणाचल प्रदेश में है। तुजू मणिपुर में है। थालघाट, भोरघाट महाराष्ट्र में है। पालघाट केरल में है। चलते हैं क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो सेला, सेला उत्तराखंड लिखा हुआ भी हमने पढ़ा। सेला कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है, ये रहा, क्योंकि सेला यहाँ उत्तराखंड में लिखा हुआ है। चांगला जम्मू कश्मीर में है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है। बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पालघाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के मध्य पालघाट स्थित है। नीलगिरी और अन्नामलाई।
पालघाट केरल को तमिलनाडु से जोड़ती है। पालघाट दर्रा नीलगिरी और अन्नामलाई श्रेणियों के मध्य स्थित है। बोमडीला। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, तीसरा, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है ये पूछा है। बोमडीला अरुणाचल प्रदेश सही है, नाथुला सिक्किम सही है, भोरघाट हिमाचल प्रदेश नहीं। भोरघाट महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। भोरघाट कहाँ है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और 21 किलोमीटर लंबे इस दर्रे में 28 रेलवे सुरंग हैं। इस दर्रे से होकर मुंबई से पुणे के रास्ता भोरघाट से होकर जाता है। और यह करजत और खंडाला के बीच स्थित है। चौथा है, इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है? तो खैबर दर्रा। खैबर दर्रा कहाँ है? उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत खैबर जो पाकिस्तान में भी पड़ता है। दिए गए विकल्पों में थालघाट, भोरघाट, पालघाट दर्रे पश्चिमी घाट श्रृंखला के हैं। थालघाट, भोरघाट, पालघाट ये तीनों दक्षिण भारत में हैं, जबकि खैबर दर्रा पाकिस्तान में है, जो पाकिस्तान को अफगानिस्तान से जोड़ता है। पाँचवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? शिव किला हिमाचल प्रदेश सही है। लिपू लेक उत्तर प्रदेश में अब कोई दर्रा नहीं है, उत्तराखंड में है ये, उत्तराखंड में। ठीक, अगर 1999 से पहले पूछता 2000 ईस्वी से तो ये सही हो जाता। नाथुला सिक्किम में है, जोजिला कश्मीर में है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पर्वत दर्रा और राज्य फिर से वही पूछा है, सुमेलित नहीं है ये बताना। शिव किला हिमाचल प्रदेश सही है, बोमडीला अरुणाचल में है, नाथुला मेघालय में नहीं, सिक्किम में है, जोजिला जम्मू कश्मीर में। नाथुला भारतीय क्षेत्र के सिक्किम राजधानी के गंगटोक से लगभग 55 किलोमीटर पूर्व में स्थित है, जो चीनी क्षेत्र तिब्बती पठारी के चुम्बी घाटी में खुलता है। चुम्बी घाटी जो है ना, जहाँ पे भारत का चिकेन नेक पड़ता है, उसी को गंगटोक से जोड़ता है नाथुला। निम्नलिखित दर्रों से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? तो जोजिला से होकर लेह जाते हैं। जोजिला श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, जबकि शिव किला हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से संबद्ध करता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नाथुला किस राज्य में स्थित है? अभी हमने पढ़ा सिक्किम में स्थित है, गंगटोक को और चिकेन नेक से जोड़ता है, चुम्बी घाटी। 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? लिपुलेख उत्तराखंड, ये तो सही है। नाथुला अरुणाचल प्रदेश नहीं, गलत है। रोहतांग हिमाचल, पालघाट केरल। नाथुला कहाँ है? सिक्किम में है। वर्ष 2006 के लगभग मध्य में निम्नलिखित हिमालय दर्रों से कौन सा एक भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया? तो नाथुला को पुनः खोला गया। 1962 वॉर के बाद इसको बंद कर दिया गया था। 1962 में चीन के साथ लड़ाई हुई थी, जिसके बाद नाथुला को बंद कर दिया गया था, फिर से 2006 में खोला गया इसको। बनिहाल दर्रा कहाँ है? मैच करना है। बनिहाल जम्मू कश्मीर में है, नाथुला सिक्किम में है, शिव किला हिमाचल प्रदेश में है, नीति उत्तराखंड में है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से फैक्ट्स क्लियर हो जाते हैं, याद तो ये सबको होते हैं, बार बार क्वेश्चन करने से क्लियर हो जाएगा। ठीक, अगले पे चलते हैं। पर्वतीय दर्रा और राज्य फिर से मिलाना है। जेलेपला, मोलिंगला, शिव किला और बुमला, तो इसको मिला लेते हैं। बुमला कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। जेलेपला सिक्किम में है, मोलिंगला उत्तराखंड में है और शिव किला हिमाचल प्रदेश में है। शिव किला हिमाचल में है, मोलिंगला उत्तराखंड, जेलेपला सिक्किम और बुमला अरुणाचल प्रदेश में है। अगला है, फिर से मैच करना है, पर्वतीय दर्रा और राज्य है। नाथुला सिक्किम, जोजिला कहाँ जाएगा? ये जाएगा जम्मू कश्मीर। शिव किला जाएगा हिमाचल प्रदेश और माना उत्तराखंड। माना, लिपू ये सब उत्तराखंड में है। माना दर्रा उत्तराखंड, नाथुला सिक्किम, जोजिला जम्मू कश्मीर, शिव किला हिमाचल प्रदेश। जेलेपला, और इसमें पूछा है कि सुमेलित नहीं है, 14 नंबर क्वेश्चन, सुमेलित नहीं है। जेलेपला सिक्किम सही है। माना और नीति दोनों उत्तराखंड में है। शिव किला जम्मू कश्मीर नहीं, शिव किला गलत है। बोमडीला अरुणाचल प्रदेश। शिव किला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है शिव किला, हिमाचल में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इससे पहले ऊपर का एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जेलेपला दर्रा पूर्वी सिक्किम जिले को ल्हासा तिब्बत से जोड़ता है। गढ़वाल उत्तराखंड की पहाड़ियों को तिब्बत से जोड़ने वाली दो नीति और माना है। नीति और माना जो दो दर्रे हैं हिमाचल और उत्तराखंड में, वो तिब्बत को जोड़ते हैं, ल्हासा। तिब्बत को जोड़ने वाले शिव किला दर्रा हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में है। बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश एवं ल्हासा को जोड़ता है। ल्हासा तिब्बत की राजधानी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शिव किला निम्नलिखित दर्रों से कौन उत्तराखंड में अवस्थित है, ये पूछा है। तो जेलेपला नहीं है। लिपुलेख
अवस्थित है? तो सिपकिला, डी। सॉरी, लिपुलेख अवस्थित है। माना और लिपू, माना और लिपुलेख, लिपुलेख दर्रा, ये दोनों उत्तराखंड में अवस्थित है, तो बी उसका आंसर हो जाएगा। लिपुलेख दर्रा स्थित है कहाँ पर? उत्तरांचल, पहले उत्तराखंड का उत्तरांचल नाम था। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? 17 नंबर क्वेश्चन है। नाथुला और अरुणाचल प्रदेश नहीं, नाथुला सिक्किम में है, पहला ही गलत हो गया, ये तो ये आंसर हो जाएगा। लिपुलेख उत्तराखंड सही है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, पालघाट केरल में है। पालघाट किसको किसको जोड़ती है? नीलगिरी और अन्नामलाई में काट के केरल और तमिलनाडु को जोड़ती है। रोहतांग दर्रा अवस्थित है हिमाचल प्रदेश में, ए हो जाएगा 18 का। रोहतांग दर्रा कहाँ है? हिमाचल में है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि माना दर्रा स्थित है, अभी पढ़ा हमने माना, माना और लिपुलेख ये सभी उत्तराखंड में है, बी आंसर हो जाएगा। किंगरी विंगरी नीति माना क्या है? किंगरी विंगरी नीति माना ये सभी दर्रे हैं। कहाँ है ये? किंगरी विंगरी, कुंगरी या भिंगरी, नीति माना दर्रे पासेज हैं। नीति दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य को तिब्बत से जोड़ने वाला हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है, और माना या माना दर्रा हिमालय क्षेत्र में भारत और तिब्बत के बीच स्थित है। लिपुलेख दर्रा से ही होकर अब मानसरोवर की यात्रा होती है उत्तराखंड से होकर, नया रूट जो है। निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का सही पश्चिम से पूर्व क्रम में लगाइए, पश्चिम से पूर्व में लगाना है। तो सबसे पहले सबसे पश्चिम में कौन सा आ जाएगा? बोमडीला, सबसे पहले सिपकिला, उसके बाद आ जाएगा लिपुलेख, उसके बाद आ जाएगा नाथुला और फिर बोमडीला। तो 1 4 2 3, तो सी आंसर हो जाएगा। सिपकिला कहाँ है? हिमाचल में है, तो ये सबसे पश्चिम से पूर्व लगाना, तो ये सबसे पश्चिम में आ जाएगा। और नाथुला दर्रा सिक्किम में, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में। तो सबसे पहले सिपकिला आ जाएगा, फिर लिपुलेख आ जाएगा, उसके बाद नाथुला, फिर बोमडीला। वह दर्रा जहाँ सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है, बीपीएससी द्वारा 18 क्वेश्चन है, तो ये इसका आंसर दिया है इन्होंने। दिए गए विकल्पों में नाथुला सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है। नाथुला की दर्रा की ऊंचाई 14,450 फीट है। जोजिला की ऊंचाई 11,578 फीट है। रोहतांग दर्रा की ऊंचाई 13,044 फीट है तथा खैबर दर्रा की ऊंचाई 3,510 फीट है। परंतु भारत का सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित दर्रा यांगजी दीवान है। चूँकि विकल्प में उपयुक्त में से कोई भी नहीं है, इसलिए इसका आंसर ई दिया है। इन चारों में से कोई भी सही नहीं था, इसलिए इसका आंसर ई है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हिमरेखा एवं हिमनद, हिमरेखा और हिमनद पे चलते हैं। इसका क्वेश्चन पहला, हिमालय में हिमरेखा निम्न के बीच होती है। हिमालय में हिमरेखा किसके किसके बीच होती है? तो 4300 से 6000 मीटर पूर्व में। हिमालय में औसत हिमरेखा की ऊंचाई उत्तरी भाग पर 5500 से 6000 मीटर और महान हिमालय के दक्षिणी भाग पर 4500 से 6000 मीटर में पाई जाती है। इसी प्रकार पश्चिमी हिमालय की औसत हिमरेखा 5800 मीटर तथा पूर्वी हिमालय में 4300 मीटर पर है। हिमरेखा क्या होता है? हिमालय है, मान लो हिमालय है, ये वो रेखा जिससे ऊपर बर्फ से पूरा ढका हुआ होगा, उसी को हिमरेखा बोलते हैं। अब हिमालय को देखते हैं ज़रा। ये पूरब से पश्चिम तक हिमालय है। ये है पूर्वी हिमालय का भाग और ये है पश्चिमी हिमालय। पश्चिमी हिमालय में हिमरेखा नीचे से मिलने लग जाती है, ठीक। पश्चिमी हिमालय की औसत हिमरेखा 5800 मीटर तथा पूर्वी हिमालय में 4300 मीटर पाई जाती है। पूर्वी हिमालय जब हम 4300 मीटर की ऊंचाई हाइट पर जाते हैं तो हमें हिमरेखा मिलने लग जाती है, जो कि पश्चिमी हिमालय में 5800 मीटर पे जाके हिमरेखा मिलती है। सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? सियाचिन है नुब्रा घाटी के उत्तर में है। ये यूपीएससी 2020 का क्वेश्चन है। निम्न से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? तो सियाचिन है ग्लेशियर सबसे बड़ा ग्लेशियर है। जब भी सियाचिन का नाम आए तो वो सबसे बड़ा ग्लेशियर है। सबसे बड़ा हिमनद निम्न से कौन सा है? तो गंगोत्री। निम्न में से पूछा है कंचनजंगा, रुंडून, केदारनाथ और गंगोत्री, तो इनमें से गंगोत्री है। ये यूपीपीसी 2019 का क्वेश्चन है। गंगोत्री हिमनद 26 किलोमीटर बड़ा है, रुंडून हिमनद 19 किलोमीटर, कंचनजंगा 16 किलोमीटर
और केदारनाथ हिमनद 14 किलोमीटर बड़ा है। निम्न से कौन सा विशालतम हिमनद है? तो जब भी सियाचिन का नाम आएगा तो सियाचिन सबसे बड़ा है। ये कितना है? ससाइनी है काराकोरम 17.85 मीटर, गंगोत्री 26 किलोमीटर, जेमू 25 किलोमीटर और सियाचिन काराकोरम 76 किलोमीटर लंबा है। सियाचिन 76.64 किलोमीटर। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार है ये डेटा। चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है केदारनाथ मंदिर के उत्तर में। चौराबाड़ी ग्लेशियर केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। चौराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर के उत्तर में अवस्थित है। हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति सबसे अधिक है दुनिया में, सबसे अधिक है। इस सदी के अंत तक 2100 तक लगभग में हिमालय के ग्लेशियर खत्म होने की संभावना है। निम्नलिखित हिमनदों में कौन सा उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित है? तो कुमाऊं क्षेत्र में कौन सा स्थित है ये पूछा है। तो मिलाम मिलाम हिमनद उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित मुख्य हिमनद है। इसी हिमनद से शारदा या काली नदी का उद्गम होता है। शारदा या काली नदी ये उत्तराखंड और नेपाल की सीमा ही बनाती है। नेपाल और उत्तराखंड की सीमा बनाती है शारदा या काली नदी। बंदरपुर से यमुना निकलती है। पूछा कौन से सही सुमेलित हैं? बंदरपुर से यमुना निकलती है। उसके बाद से सियाचिन से नुब्रा घाटी, नुब्रा नदी नुब्रा घाटी वही है। जेमू से मानस नदी निकलती है। तो इसका 1 2 4 हो जाएगा। जेमू से मानस नहीं, 1 2 4 हो जाएगा, पांचवा गलत है। और 12 सिगरी से चेनाब नदी निकलती है। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते। 1 2 4 इसका बंदरपुर यमुना सही है। 12 सिगरी चेनाब नदी। मिलाम से गोरी गंगा निकलती है। सियाचिन नुब्रा। जेमू से तीस्ता नदी निकलती है। तीस्ता। इस प्रकार विकल्प 1 सही है। बंदरपुर मिलाम हिमनद उत्तराखंड में है। 12 सिगरी हिमनद हिमाचल प्रदेश में है। सियाचिन हिमनद जम्मू कश्मीर और जेमू हिमनद सिक्किम में है, जहाँ से तीस्ता नदी निकलती है, जेमू ग्लेशियर से तीस्ता। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पठार है अगला टॉपिक। पठार का पहला क्वेश्चन। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है क्रिटेशियन युग में। कौन से युग में? क्रिटेशियस युग में। दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैल है। दक्कन का पठार जो है वो ज्वालामुखी से निकला हुआ मैग्मा से बना है, इसीलिए वहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी जो किसके लिए जो उपजाऊ होती है? कपास। ठीक। तो क्रिटेशियस युग में इसका निर्माण हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है, मेघालय का पठार भाग है किसका? प्रायद्वीपीय खंड का ही भाग है मेघालय का पठार। और ये किसके द्वारा? जैसे ये मेघालय का पठार है, ये दक्कन है, ये मेघालय का पठार है। तो ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ राजमहल की पहाड़ी है और यहाँ गारो गैप है, जिसके ऊपर पूरा गंगा नदी ने निक्षेप जमा दिया, जिससे यहाँ पर दिखता नहीं है, ये अंदर की तरफ धंस गए हैं। और ये गारो या मालदा गैप के द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। कौन जुड़े हुए हैं? मेघालय का पठार और दक्षिण का ये पूरा पठार, ये दोनों जुड़े हुए हैं। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं सेनोजोइक महाकल्प में। सेनोजोइक महाकल्प में ही निर्मित हुए हैं। हिमालय तथा भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत, सिंधु और गंगा के मैदान के उत्तर का भाग का निर्माण सेनोजोइक महाकल्प में हुआ है। ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों है? खनन उद्योग का वहाँ पर विकास हुआ है। धनबाद कोयला कोल सिटी ऑफ इंडिया है, कोयला बहुत ज़्यादा है वहाँ। खनन उद्योग। धनबाद कोयला खनन औद्योगिक संस्थापन के लिए जाना जाता है। धनबाद में लाल मिट्टी व्यापक क्षेत्र में पाई जाती है, जो कृषि के लिए उपयोगी नहीं होती है। कोयला क्षेत्र अभ्रक, तांबा इत्यादि का पाया जाना जनसंख्या के संकेतन का कारण नहीं हो सकता। तो खनन उद्योग का विकास हुआ है, यहाँ पर उद्योग है। छोटा नागपुर पठार है एक अग्रगंभीर भाग, अग्रगंभीर है। क्या होता है इसको पढ़ लेते हैं। छोटा नागपुर पठार में विभिन्न ऊंचाइयों पठारों का क्रम मिलता है। मध्य पश्चिम भाग पर पाट भूमि स्थित है, जिसकी अधिकतम ऊंचाई 1100 मीटर है। इस पठार के प्रत्येक दिशा में सोपान मिलते हैं। पठार में ढाल तीव्र स्कर्पों के रूप में पाए जाते हैं, अतः ये एक अग्रगंभीर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये इसमें पिक्चर में दिखाया हुआ है ABCD। मानचित्र में ABCD द्वारा अंकित स्थान क्रमशः कौन?
तो ABCD जो यहाँ पर दिया हुआ है इसके बारे में जानकारी पूछा है। तो ए तो रिफ्ट घाटी लग रही नर्मदा वाली, बी और सी छोटा नागपुर के आसपास है, बी का देखते हैं क्या है, और डी पश्चिमी घाट के पीछे का भाग लग रहा है। देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर सी दिया, रिफ्ट घाटी क्षेत्र है ए रिफ्ट घाटी है, बी छत्तीसगढ़ का मैदान है, और सी छोटा नागपुर पठार, और डी वर्षा छाया क्षेत्र है, पहाड़ जैसे पश्चिमी घाट है। ये अरब सागर से आने वाली मानसूनी हवाओं को रोकता है। तो पश्चिमी घाट के पश्चिम में खूब वर्षा होती है, लेकिन पूर्वी का भाग जो है वृष्टि छाया क्षेत्र प्रदेश है। यहाँ पर बहुत कम वर्षा होती है। पहाड़ के पीछे का भाग अक्सर वर्षा से वंचित रहती है। 7वां है, आरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है। आरावली और विंध्य के बीच पूछा है। आरावली ये है और ये है विंध्य। यहाँ पर मालवा का पठार है, मध्य प्रदेश गुजरात के इलाकों में मालवा का पठार। आरावली श्रृंखलाओं एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य मालवा का पठार स्थित है। इसकी उत्तरी सीमा आरावली एवं दक्षिणी सीमा विंध्य श्रेणी और पूर्वी सीमा बुंदेलखंड पठार द्वारा निर्धारित की जाती है। दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ उड़ीसा में, झारखंड उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश एवं झारखंड में। तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में स्थित है ये दंडकारण्य पठार। नक्सली इलाका है ये, लेकिन खनिज पदार्थों से भरा पड़ा है। 9वां क्वेश्चन है, दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। ये 66 BPSC 42 का क्वेश्चन है। तो उड़ीसा में भी आता है, छत्तीसगढ़ में भी आता है। तो इसका आंसर ई हो जाएगा। तेलंगाना और महाराष्ट्र में भी आता है। दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है। तो मध्यवर्ती भाग में स्थित है। दंडकारण्य पठार मैप में देख लेते हैं, यहाँ पर है दंडकारण्य। ये पूरा यहाँ पर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना ये सभी मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। तो भूतात्विक दृष्टि से सबसे पुराना खड़गपुर की पहाड़ियाँ बिहार के निम्न में से पूछा है। 2018 क्वेश्चन है। खड़गपुर पहाड़ियाँ धारावार क्रम की हैं, जबकि रोहतास पठार विंध्यन क्रम की है। उत्तर पश्चिमी पहाड़ियाँ तृतीय क्रम की और उत्तर गंगा मैदान नवीनतम है। गंगा का मैदान तो नवीनतम है, तो इसका आंसर हो जाएगा खड़गपुर पहाड़ियाँ। निम्न से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है। मेघालय का जो पठार है गारो, खासी और जयंतिया, ये 3 है। इसमें पूछा है भुवन पहाड़ी, गारो पहाड़ी, खासी पहाड़ी, जयंतिया। भुवन नहीं है ना, ये आंसर हो जाएगा। भुवन पहाड़ी मिजो हिल्स का भाग है, मिजोरम जो पूर्वोत्तर हिमालय का अंग है, जबकि गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ मेघालय पठार के भाग। तटीय भाग, भारत के तटीय भाग, इससे संबंधित क्वेश्चन है ये। इंडियन ज्योग्राफी के अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं। इससे पहले 3 वीडियो में ज्योग्राफी कंप्लीट करवा चुका हूँ इंडियन ज्योग्राफी को, उसको जाकर देखें आप। निम्नलिखित में किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है। चेन्नई तट से। जब हम किसी जगह की ऊंचाई नापते हैं ना कि समुद्र तट से इतनी ऊंची है, तो चेन्नई तट से नापते हैं। 2013 का क्वेश्चन है, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है। तट से भारत का जो कोस्टल एरिया है वहाँ से 12 नॉटिकल माइल तक। तो सी आंसर हो जाएगा, दूसरा का सी हो जाएगा। तीसरा, भारत की तट रेखा की कुल लंबाई है 7500 किलोमीटर लगभग। भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा है। इसकी तट रेखा की 7516 किलोमीटर लंबी है, अतः निकटतम विकल्प के रूप में 7500 किलोमीटर होगा। भारत की तट रेखा है 7500 किलोमीटर, ये तो सारे ही गलत हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तट रेखा सबसे लंबी है। तट रेखा सबसे लंबी गुजरात की है। गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है, गुजरात की। डी आंसर हो जाएगा 5वें का। छठा क्वेश्चन है, वैसे एक इसका सीक्वेंस देख लेते हैं। गुजरात 1214 किलोमीटर, महाराष्ट्र 652, आंध्र प्रदेश 973, केरल 569। भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है। गुजरात हो जाएगा, छठे का सी हो जाएगा, बहुत बार पूछा है। 7वां, निम्न से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला है। निम्न में से तो गुजरात हो जाएगा फिर से। भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं। तो 9 राज्य भारत में तट रेखा से लगे हुए हैं। 9 राज्य, गुजरात से लेकर और उधर बंगाल की खाड़ी तक। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकार नामक सूचक था। रत्नाकार तो हिंद महासागर का। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नकर नामक सूचक था। रत्नकर बोलते थे हिंद महासागर को। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक साक्ष्यों में हिंद महासागर को रत्नकर ज्वेल ऑफ माइन से संबंधित किया गया। इस आधार पर अभिष्ट उत्तर सी होगा। सर्वाधिक तटीय अपर्दन होता है। तटीय अपर्दन सबसे ज़्यादा किससे होता है। तटीय अपर्दन यानी कि तट का कटाव किससे सबसे ज़्यादा होता है।
लहरों से ही होता है। ज्वार भाटा तो रोज़ नहीं आते सब जगहों पे। ए तो इसका लहरों हो जाएगा। पूर्वी और पश्चिमी तट पूछा है, इससे संबंधित क्वेश्चन करते हैं। पूर्वी और पश्चिमी तट। भारतवर्ष के पश्चिम तटीय निम्नलिखित शहरों पर विचार कीजिए। उत्तर से दक्षिण इन नगरों का क्रम लगाना है। पश्चिमी तट पर ये सभी शहर हैं, इनको उत्तर से दक्षिण की तरफ, नॉर्थ से साउथ तक जाना है। तो पहला आ जाएगा जंजीरा, उसके बाद है सिंधुदुर्ग, फिर दिया है कन्नूर और फिर दिया है नागरकोइल। अब देखते हैं कहाँ कहाँ पर है। जंजीरा महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित है, सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में स्थित है, कन्नूर केरल के कन्नूर में है और नागरकोइल तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी जिले में है। आपको यत्र तत्र कुछ अनेक हो डेनमार्क वासी मिल जाएंगे, परंतु उसका कारण यह है कि डेनमार्क की चौकी हुआ करती थी। यह अनूठा नगर है, उसका दुर्ग और सुंदर गिरजाघर, नया जेरूसलम, सुनी सड़कें और उज्जर तटागर सब मिलकर अद्भुत रत्न बन जाते हैं। इस उक्ति में वर्णित स्थान कौन सा है? तो तमिलनाडु के तट पर है। तमिलनाडु तट पर अवस्थित तरंगम बाड़ी डेनमार्क से संबद्धता के लिए विख्यात है। डेनमार्क से संबद्ध था ये। भारत में डेनिस भी तो आए थे ना। न्यू जेरूसलम चर्च, जिरेवन चर्च आदि यहाँ के प्रमुख इमारतें हैं जो डेनमार्क निवासियों ने बनाई थी। डेनमार्क निवासी यहाँ 1620 ईस्वी में आए। 1845 में डेनमार्क ने यह बस्ती अंग्रेजों को बेच दी। नीचे दिए गए मानचित्र पर ध्यान दीजिए। भारत के तटीय क्षेत्र के ये भाग द्योतित करते हैं। भारत का ये जो दिखाया 12 नॉटिकल माइल के आसपास का ये क्षेत्र होगा, तो ये अंतर्जलीय उच्चावच रेखा है। अंतर्जलीय उच्चावच रेखा। प्रस्तुत मानचित्र भारत के तटीय क्षेत्र में, ये जो तटीय क्षेत्र भारत का दिखाया गया, ये चारों तरफ समेत सागर की गहराई को प्रदर्शित करने वाली अंतर्जलीय उच्चावच रेखा का चित्रांकन किया गया है, जो क्रमशः तट से सागरीय नितल की ओर उनकी गहराई को प्रदर्शित करती है। ये तट से सागर नितल की ओर गहराई को प्रदर्शित करती है रेखा। इस आधार पर सागरीय क्षेत्र में 4 प्रमुख उच्चावच मंडल पाए जाते हैं, जो कि महाद्वीपीय किनारे के सागर की गहराई की ओर क्रमशः महाद्वीपीय मग्न तट, सबसे पहले ये है महाद्वीप, यहाँ से सबसे पहले हम नितुरेंगे तो ये हो गया मग्न तट, जहाँ पर जल और स्थल दोनों होते हैं। उसके बाद मग्न तट ये ढाल आएगा, उसके बाद गहरे सागरीय मैदान आएंगे, फिर गर्त आता है, अलग अलग आते हैं। मग्न तट, फिर मैदान, फिर गर्त, ऐसे ही आता है। ये मग्न तट है, ये ढाल है, ये मैदान, ये गर्त है, ये मैदान होता है। ये अलग अलग पाए जाते हैं। चौथा है भारतवर्ष के निम्न शहरों पर विचार करें तथा नीचे दिए कूट को ज्ञात करें, इनमें से कौन पश्चिमी तट पर स्थित है। ये पूछा, सीधा सीधा पूछा पश्चिमी तट पर कौन से शहर है। तो एक है जंजीरा, अभी हमने पढ़ा ऊपर, और उडुपी। 1 और 2 हो जाएगा आंसर। जंजीरा महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में है, उडुपी कर्नाटक उडुपी जिले में, ओरीविले तमिलनाडु और पुडुचेरी की सीमा पर कोरोमंडल तट पर है। तमिलनाडु और पुडुचेरी की सीमा पर जो कोरोमंडल है पूर्वी तट पर, वहाँ पर है उडुपी, और सॉरी वो ओरेविले। और तूतीकोरिन तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है तूतीकोरिन। और स्पष्ट है कि जंजीरा और उडुपी ही पश्चिमी तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है दीघा। दीघा कहाँ है? पश्चिम बंगाल। इसको मैच करना है, तो दीघा हो जाएगा पश्चिम बंगाल। गोपालपुर उड़ीसा में है, कालंगुट गोवा, मरीना तमिलनाडु। तो 2, 3, 4, 1 यानी कि बी आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? कोरोमंडल तट कहा जाता है तमिलनाडु आंध्र प्रदेश को। उड़ीसा के तट को उत्तरी सरकार कहा जाता है। तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का तट। भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं केप कैमोरिन का मध्य स्थित है? तो कोरोमंडल तट ही होगा। कोरोमंडल तट, कृष्णा डेल्टा जो है, कृष्णा नदी का डेल्टा है, और केप कैमोरिन यानी कि कन्याकुमारी, इनके दो बीच के वस्तु यानी कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का पूछ रहा है। निम्नलिखित में किसे केप कैमोरिन के नाम से भी जाना जाता है? तो कन्याकुमारी को केप कैमोरिन कहा जाता है। समुद्र में हर देश का सबसे दक्षिणतम पॉइंट, वो किसी न किसी केप के नाम से जाना जाता है। हर महासागर में सबसे दक्षिणतम का भाग। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान को, उत्तरी भाग को, जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है, पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को, उसको क्या कहा जाता है? कोंकण। कोंकण तट। ये महाराष्ट्र गुजरात का तट है। महाराष्ट्र गुजरात से नीचे, गुजरात में ऊपर कठियावाड़ हो जाता है,
गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा को कोंकण तट कहा जाता है। द्वीप समूह पर चलते हैं। भारत के जितने द्वीप समूह हैं उनमें एक बार एक झलक में देखते हैं। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय भारत व मालदीव के मध्य है ये। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य है। 10 डिग्री चैनल ये क्या है, 9 डिग्री 8 डिग्री, ये विषुवत 0 डिग्री है ना, इससे 1 डिग्री ऊपर आया, 2 डिग्री ऊपर आया, ऐसे ही करके 8 डिग्री जब हम ऊपर आते हैं तो 8 डिग्री का रेखा देशांत अक्षांश जहाँ से गुजरती है वो मिनिकॉय भारत और मालदीव के मध्य है। भारत का द्वीप मिनिकॉय और मालदीव के मध्य से 8 डिग्री अक्षांश गुजरती है, 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय लक्षद्वीप के मध्य से गुजरती है। 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान और कार निकोबार के मध्य से गुजरती है। डंकन पास लघु अंडमान व दक्षिणी अंडमान के मध्य है। कोको चैनल कोको द्वीप म्यांमार व उत्तरी अंडमान के मध्य है। पाक स्टेट तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में है। तमिलनाडु और श्रीलंका पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में ही है। पहला क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पाल्था शिखर यानी कि सैंडल पीक स्थित है उत्तरी अंडमान में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई पर चोटी कौन सी है, तो सैंडल पीक ही है, दूसरे का भी ये हो जाएगा। और उत्तरी अंडमान में है सैंडल पीक। तीसरा क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में पूछा है, तो बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है, ये कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह द्वीपों की संख्या कितनी है, 572 है, इसलिए इसमें से कोई सा भी आंसर नहीं, 572। 10 डिग्री चैनल पृथक करता, अभी हमने पढ़ा अंडमान को निकोबार द्वीप से, अंडमान को निकोबार से, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को कार निकोबार को अलग करता है। निम्नलिखित द्वीपों युग्मों से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस से पृथक होता है, वही पूछा है 10 डिग्री 10 डिग्री, तो अंडमान और निकोबार ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से 7वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस द्वीप युग्म को 10 डिग्री चैनल अलग करता है, सारे रिपीटेड हैं, अंडमान और निकोबार, सी आंसर हो जाएगा। 8वां है बैरन द्वीप ज्वालामुखी, एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारत राज्य क्षेत्र में है। भारत में एक ज्वालामुखी ऐसा है जो अभी भी सक्रिय अवस्था में है, तो ये सही है, बैरन ज्वालामुखी। कहाँ है ये, उत्तरी अंडमान के उत्तर पूर्वी भाग पर स्थित है। पढ़ते हैं, बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार के लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। और अगला है, पिछली बार बैरन द्वीप 1991 में उद्गार हुआ और तब से यह निष्क्रिय बना हुआ, नहीं सक्रिय है ये। तीसरा अगर हम काटते हैं तो 3 आंसर कर जाता है, तो ओनली ए हो जाएगा। ये यूपीएससी 2018 क्वेश्चन है। बैरन द्वीप अवस्थित है बंगाल की खाड़ी में और ये सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखीय है, तो बैरन द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है। बाकी जो पूरा अंडमान निकोबार है वो द्वीप ज्वालामुखी द्वीप नहीं है, ठीक। वो अराकान योमा जो भाग है हिमालय का, वही पानी में डूबा हुआ है। अगर हम बंगाल की खाड़ी में से पानी को हटा देते हमें वहाँ पर पर्वत जैसी श्रृंखलाएँ दिखेंगी अंडमान निकोबार की जगह पर। भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है, तो बैरन द्वीप। 11 नंबर क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है, तो बैरन द्वीप, सारे रिपीटेड। 12 श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है चिल्का झील के समीप, महानदी के मुहाने के समीप, पुलिकट झील के समीप, तो पुलिकट झील के समीप ही है श्रीहरिकोटा जहाँ इसरो का प्रक्षेपण स्थल है, जहाँ से इसरो सैटेलाइट प्रक्षेपित करता है। राम सेतु एडम ब्रिज शुरू होता है कहाँ, धनुषकोडी से, धनुषकोडी नामक जगह से शुरू होता है ये एडम्स ब्रिज, राम सेतु। निम्न से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है, तो ग्रेट निकोबार के मध्य सुमात्रा, इंडोनेशिया का द्वीप, उसके बाद जावा, तो सुमात्रा और ग्रेट निकोबार बहुत नज़दीक में है एक दूसरे के, तो सुमात्रा हो जाएगा। अरब सागर के द्वीप समूह, अगला टॉपिक कौन सा है, अरब सागर के द्वीप समूह। कुछ ही क्वेश्चंस बचे हैं, इसको आज कंप्लीट कर लेते हैं, कल से फिर अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। तो अरब सागर के में पहला क्या है, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, तो अरब सागर में है, पहला का बी आंसर हो जाएगा। दूसरा, निम्न से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है, लक्षद्वीप। प्रवाल द्वीप, प्रवाल जो होते प्रवाल भित्तियाँ उनसे बनी हुई द्वीप है, एक पर एक प्रवाल की मृत्यु होती जाती है, धीरे धीरे इनकी हाइट बढ़ते बढ़ते ये जल के ऊपर आ जाते हैं और ये द्वीप का निर्माण हो जाता है, तो ये प्रवाल द्वीप है। लक्षद्वीप क्या है, प्रवाल द्वीप है। लक्षद्वीप टापू अवस्थित हैं, कहाँ अवस्थित हैं, दक्षिण पूर्वी भारत में, दक्षिण पूर्वी भारत में, ये भारत है और यहाँ पर लक्षद्वीप है, यहाँ पर।
लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो 36 के करीब में द्वीप हैं लक्षद्वीप में। 5वां है द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है प्रवाल उत्पत्ति का, ये आंसर हो जाएगा। ज्वालामुखी उत्पत्ति का नहीं है, एक ही है भारत में, बैरन द्वीप। मृदा निक्षेपण का नहीं, मृदा निक्षेपण से भी नहीं है, प्रवाल से उत्पत्ति है। 6 है निम्नलिखित में किस क्षेत्र प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो कैम्बे की खाड़ी, कैम्बे की खाड़ी प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। प्रवाल उस जगह पर कभी भी नहीं पाई जाएगी जहाँ जल गंदा होगा, यानी कि नदी का मुहाना, वहाँ पर प्रवाल कभी भी पाया नहीं, क्योंकि नदियों निक्षेप लाती हैं और निक्षेप में मिट्टी होता है जिससे प्रवाल वहाँ पर नहीं बन पाते हैं। निम्न से कौन सा द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? तो मिनिकॉय, मिनिकॉय ये मालदीव के निकट में है। तो मिनिकॉय द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीपों श्रेणी में आता है, जबकि भटकल, अरनाला और हेनरी द्वीप अपतटीय द्वीप श्रेणी में आते हैं। निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है? तो रामेश्वरम द्वीप, रामेश्वरम द्वीप। 9 नंबर क्वेश्चन है कि एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर, तो मुंबई, बहुत सारे द्वीपों को मिलाकर बनाया गया ये शहर मुंबई। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? तो सॉल्सेट, सॉल्सेट द्वीप है सर्वाधिक आबादी वाला। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला सॉल्सेट द्वीप है, जिस पर मुंबई शहर स्थित है। मुंबई शहर सॉल्सेट द्वीप पर है। द्वीप हैं, अवस्थिति है वेयंत, सयोधर, पीरम, द्वारिका, दीव, इन सभी को मिलाना है तो ए का 3 हो जाएगा। बेजंत सरोवर कच्छ की खाड़ी में है। पीरम कहाँ है? खंबात की खाड़ी में। द्वारिका कहाँ है? तो अरब सागर तट पर है। दीव कहाँ है? कठियावाड़ा तट पर। गुजरात का जो ये वाला भाग है ना प्रायद्वीपीय, ये इसको कठियावाड़ा तट कहते हैं। बेयंत सयोधर कच्छ की खाड़ी में है, पीरम खंबात की खाड़ी में, द्वारिका अरब सागर के तट पे है और दीव कठियावाड़ा तट पे है। कोरी क्रीक निवेशिक स्थित है कच्छ के रण में। कहाँ पर? कच्छ के रण में है कोरी क्रीक। सर क्रीक विवाद किन 2 देशों के मध्य में है? तो भारत और पाकिस्तान के मध्य में। गुजरात का कच्छ का भाग यहाँ पर और पाकिस्तान का भाग, इन्हीं दोनों के बीच में यहाँ पर सर क्रीक का विवाद चलता है, जिस पर भारत और पाकिस्तान दोनों अपना अपना दावा करते हैं। तो अभी हमने भारत के दर्रे, पठार, पहाड़ ये सभी कंप्लीट कर दिए। अगला वीडियो आएगा जिसमें भारत के और भी अभी बाकी हैं, उन पे बनाएंगे अभी हम ज्योग्राफी के। उसके बाद विश्व का ज्योग्राफी का वीडियोज़ आएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिए। थैंक यू, धन्यवाद।